मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल लाने की तैयारी में है, ये हम बता रहे हैं आपको लगातार, जिसमें बोर्ड की असीमित ताकतों को कम करने की बात कही जा रही है। संयोग कहें या प्रयोग के आज की तारीख भी 5 अगस्त है और इससे पहले भी मोदी सरकार का 5 अगस्त से खास नाता रहा है। कैसे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाला बिल लेकर आई और 70 साल के बाद 370 हटाकर इतिहास रच दिया गया। वहीं 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके बाद 2024 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ और 500 साल बाद इस विवाद का हल भी हुआ। और अब देखिए, 1954 में बने वक्फ एक्ट को लेकर यह बिल लाने की बात कही जा रही है। समीर, बिल्कुल। और देखिए, वक्फ कानून के किस प्रावधान पर ऐतराज है, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा लगातार इन्हीं ऐतराजों को लेकर भी हो रही है। किन प्रावधानों पर ऐतराज है? राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने का हक है। राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। राज्य और केंद्र सरकार का कोई हक नहीं होगा। दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा। यानी वक्फ बोर्ड ने अगर यह दावा किया कि यह संपत्ति हमारी है, तो फिर वो संपत्ति का मालिक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि यह संपत्ति उसकी कैसे है। सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती और इसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारे साथ मौलाना सुफियान निजामी साहब मौजूद हैं। निजामी साहब, आपको नहीं लगता कि ये प्रावधान जो है, इसकी वजह से भी कई तरह की दिक्कतें अतीत में पेश आई हैं और ऐसे मामलों को सॉल्व करने के लिए अगर ये पहल की जाती है कि ट्राइब्यूनल बोर्ड से अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल से अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो कम से कम अपील करने वाले को यह अधिकार हो कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सके। देखिए समीर भाई, पहले तो मैं 2-3 बातों का यहाँ जवाब देना मुनासिब समझूंगा। पहली बात है, हमारे अब आपके जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही कि सबसे ज़्यादा लैंड रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें कोई झूठ नहीं है और ये बात सच है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लैंड फिर रेलवे और तीसरे नंबर वो ये भी बताना ज़रूरी समझें कि जी, भारतीय सेना और फिर तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास जो लैंड है, उस लैंड से जिस आमदनी की बात की जा रही है, वो बड़ी हास्यास्पद बात है कि भाई, अगर आपके पास कब्रिस्तान है 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, तो उससे कौन सी आमदनी आपके पास आ जाएगी? या आपके पास अगर मस्जिद है, वो प्राइम लोकेशन पर है, तो उस मस्जिद से मुसलमानों के यहाँ क्या आमदनी आ जाएगी? प्रॉपर्टी होना एक अलग मसला है। प्रॉपर्टी किस टाइप की है, ये भी बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात ये कही गई कि साहब, वो बहुत सी सरकारी इमारतों पर यह दावा किया जाता है कि वो, हाँ, सरकारी इमारतें वक्फ की संपत्ति पर बनी हैं। अगर आप लखनऊ आए, आप लखनऊ में देखें, बहुत सी इमारतें हैं जो सरकारी इमारतें हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी हैं। अब हंसी इस बात पर आती है कि जब आप इस बात का दावा भी करते हैं कि वक्फ का संचालन सही से हो, जो कब्ज़े हटाए जाएं, तो भाई हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप नहीं खाली कर सकते तो आज के रेट के हिसाब से कम वक्फ बोर्ड में उसका किराया जमा करें। दूसरी बात, एक जो हमारे अवजिनेश साहब ने कही थी, देखिए, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने ये कहा कि साहब, जब ज़मींदारी ख़त्म हो सकती है, राजाओं की प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है और ज़मींदारी ख़त्म कर सकती है, तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? तो अब उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि इसका मकसद सरकार की नज़र में है क्या नहीं है, लेकिन उनका मकसद यह है कि वक्फ बोर्ड का जो पावर है या वक्फ बोर्ड का जो संचालन होता है, जिस तरह ज़मींदारी ख़त्म की गई है, उस तरह ये। तो मैं उनकी खिदमत में सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो वक्फ की संपत्ति है, वो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़ाती मिल्कियत को मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए या कब्रिस्तान के लिए या दरगाह के लिए या मस्जिद के लिए दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है कि वो किसी की दूसरी नाजायज़ संपत्ति को दे दिया। तीसरी बात जो आपने कही, अगर देखिए समीर भाई, एक लास्ट बात मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूं। देखिए, आपने जो समीर भाई बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़, अगर कोई ऐसी चीज़ जिससे मुसलमानों की फलाह, मुसलमानों की बहबूद, मुसलमानों की वक्फ के प्रॉपर्टी पर जो कब्ज़े हैं, चाहे वो सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे इंडिविजुअल हों, अगर सरकार उसमें वक्फ बोर्ड का ताउन या वक्फ एक्ट को मजबूत करना चाहती है,
तो इसमें हम कभी भी एतराज़ ना करते हैं और ना करेंगे। लेकिन अगर मंशा यह है कि वक्फ का पावर इसलिए दिया गया था ताकि मुसलमानों ने जिस मकसद के लिए अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये सब्जेक्टिव मैटर है कि हम किसी की मंशा को हम जज कर लें पहले ही कि किसी की मंशा क्या है, जब तक कि चीजें पूरी तरह से जमीन पे ना आ जाए और उसके नतीजे सामने ना आ जाए। बहरहाल मुद्दा यही है कि जो कमियां हैं क्या उसको सुधारने की मंशा है या फिर कुछ और मंशा है। देखिए आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। आनंद, एक सवाल जो बार बार ये आ रहा है, जो आपने सुना भी दूसरे दलों के प्रवक्ताओं की तरफ से, कि सरकार की मंशा जमीन छीन लेने की है। ऐसा क्यों है कि बार बार जब भी इस तरह के कोई कानून आते हैं, जैसे हमें याद है सीए का कानून आया था तो पूरे देश में ये मैसेज फैलाया गया कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। अब कुछ ऐसा ही कॉनोटेशन या वैसा ही साउंड कर रहा है कि जमीनें छीनने का कानून है। ये क्या मामला है और इसको सरकार की तरफ से या पार्टी बीजेपी की तरफ से कैसे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है? क्योंकि पिछली बार भी ये बार बार कहते रहे लेकिन मैसेज तो गया कि नागरिकता छीनी जा रही है, अब इस बार कहा जा रहा है कि जमीनें छीनी जा रही हैं। जी देखिए, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में अगर आप ये नैरेटिव बनाते हो कि बीजेपी सरकार जो मुसलमानों की ज़मीन छीनना चाहती है, तो जाहिर तौर पे जो लोग ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पॉलिटिकली फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो है या वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है या उससे जो रिवेन्यू आता है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आपत्ति क्यों है? और जाहिर तौर पे जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं, अगर उनके हित में कोई फैसला किया जाता है, वक्फ प्रॉपर्टी से मिलने वाले रेवेन्यू को उनके हित में खर्च किया जाता है, यतीम और बेवाओं के लिए खर्च किया जाता है, तो इसमें मुस्लिमों को आपत्ति क्यों है? और तीसरी बात ये कही जा रही है कि अभी लगभग 200 परिवार है, उनका पूरे देश भर के वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे एक तरह से इलीगल कब्जा है और वही पूरी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। रिवेन्यू कितना आता है किसी को नहीं बताते हैं, उसकी कीमत कितनी है किसी को नहीं बताते हैं। कई जगह वक्फ की प्रॉपर्टी से मॉल बने हुए हैं, रिवेन्यू बताया जाता है कि महीने में 100 रुपये आता है लेकिन लाखों का रिवेन्यू आता है। चूंकि रिकॉर्ड नहीं है, ना वो प्रॉपर्टी रजिस्टर है सरकार के पास, ना ही उसका रिवेन्यू रिकॉर्ड आता है, तो ऐसे ही पता ही नहीं चलता। और वो जो पैसा है वो कुछ चंद लोगों की जेब में जाता है। तो ये लोग हैं, वो लोग जो उसे कब्जे जमा कर बैठे हुए हैं, वो ऐसे नैरेटिव फैला रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर से जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, वो उसका नैरेटिव बना रहे हैं। जाहिर तौर पर उनको डर है और ये ऐसा लगता है कि अगर इस वोट बैंक को लेकर अगर हम ऐसी बिल्कुल सही बात है।